अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे, घर में महफूज होंगे। ये काम जो हम कर रहे हैं ये आपकी हिफाजत के लिए कर रहे हैं कि आप घर बैठ के आपका स्टडी का लॉस भी ना हो और घर बैठकर आप अच्छे से लेक्चर समझ सकें। उसके लिए हम ये एफ़र्ट कर रहे हैं और आपको मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आज का हमारा आर्टिकल है चैप्टर नंबर 1, आर्टिकल नंबर 1.3, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्यों बनाई गई, जिसे हम एसआई यूनिट भी कहते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, कब बनाया गया, इसने हमें क्या बेनिफिट दिया, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 1960 में एसआई यूनिट बनाए गए। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, उसका बैकग्राउंड मैं आपको समझा दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इधर पाकिस्तान में रहता हूँ, तो मुझे जो लैंग्वेज आती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, अगर मैं इसमें बात करता हूँ तो सबको मेरी बात समझ भी आएगी। जिस चीज़ का नॉलेज मेरे पास है वो मैं दूसरों के साथ शेयर भी कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर चले जाऊँ, बाहर चले जाऊँ, यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाऊँ या सऊदीया चले जाऊँ, तो वहाँ अगर मुझे अरेबिक नहीं आती, नॉलेज मेरे पास है, तब भी मैं उनके साथ अपना नॉलेज शेयर नहीं कर सकता। इसी तरह अगर एक बंदा किसी और यूनिट में बात कर रहा है, दूसरा वो किसी और यूनिट में बात कर रहा है, तो हम वो नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बात वेट को, मैस को मेजर करते हैं केजी में, सेकंड पर्सन है वो मैस को मेजर करे पाउंड में मेजर करें, तो आपको बात समझना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहूँ मेरा वेट 70 केजी है, सेकंड पर्सन कहता है मेरा वेट 120 पाउंड है, तो थर्ड पर्सन के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि वेट किसका ज़्यादा है। अगर उसको ये क्लियर है कि पाउंड और केजी, उन दोनों में क्या इक्वलनेस होती है, पाउंड बड़ा होता है यूनिट या केजी बड़ा होता है, तो तब उनके लिए आसानी है अगर उसको ये पता है। अगर वो दोनों ये बात करें, पर्सन 1 कहे मेरा वेट 70 केजी है, सेकंड पर्सन कहे मेरा 60 केजी है, तो थर्ड पर्सन को इजीली पता चल जाएगा मैस किसका ज़्यादा है, पर्सन 1 का मैस ज़्यादा या पर्सन 2 का ज़्यादा। तो ये बात आप बता सकते हैं कि जब आप एक ही यूनिट में बात करें। तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर हम एक ही यूनिट यूज़ करें, एक ही ऐसा यूनिट बना दें, तो सबके लिए आसानी हो जाएगी। जैसे हमने इंटरनेशनल लैंग्वेज वो इंग्लिश में बना दी हुई है, कोई जो बात करें वो इंग्लिश में करें तो सबको समझ में आ जाए। इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश कहा जाता है, तो इस इंग्लिश में बात करें तो सबको समझ आ जाएगी। इसी तरह फिर ऐसा यूनिट बना दिए गए, किस लिए? उसके दो ही पर्पज़ हैं कि आपकी सिंपलिसिटी हो जाए और कन्वीनियंस, आसानी हो जाए। ये दोनों उसके हमें फ़ायदे होंगे। अब ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल, जिसे SIB यूनिट कहा जाता है, इसने किया क्या? सेट ऑफ डेफिनेशन एंड स्टैंडर्ड टू डिस्क्राइब फिजिकल क्वांटिटीज़। जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर सकता है वो आपका SI यूनिट है। और उसके आपको मैंने पर्पस बता दिया कि SI यूनिट बनाने का पर्पस क्या था हमारा, जो सिंपलिसिटी और कन्वीनियंस। आगे चलते हैं, आगे आते हैं आपके टाइप्स ऑफ यूनिट, कि आपके टाइप्स कितनी हैं यूनिट की। तो यूनिट की 3 टाइप्स हैं, बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट एंड सप्लीमेंट्री यूनिट। बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट एंड सप्लीमेंट्री यूनिट। तो बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट के बारे में तो आप 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए हैं। इधर जो आपके लिए नई चीज़ होगी वो होगी सप्लीमेंट्री यूनिट। ये आपके लिए नई चीज़ होगी। जो 9th मैट्रिक लेवल में और FSC लेवल में डिफरेंस क्या, तो आपको वो यहाँ से पता चलेगा। रेडियन और ये सप्लीमेंट्री यूनिट जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको डिफरेंस पता चलेगा। लेकिन हम लेके तीनों को चलेंगे, तीनों को स्टडी करते हैं। तो आ जाएंगे सबसे पहले बेस यूनिट के ऊपर। जैसा कि आपको बताया गया था, बेस क्वांटिटी आपकी 7 है, तो इसी तरह फिर आपके बेसिक जो यूनिट हैं वो भी आपके 7 ही हैं। जो बेसिक आपकी क्वांटिटी थी, बेस क्वांटिटी, वो 7 थी। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये आपके 7 थे। इसी तरह फिर आपके 7 ही बेस यूनिट आ गए। लेंथ का यूनिट मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकंड, इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो आपकी मोल है, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला।
तो ये आपको याद होना चाहिए, कोई भी आपको MCQs में आ सकता है, वैसे इतना इजी पूछा नहीं जाता। तो वैसे आपको नेक्स्ट ड्राइव यूनिट, और जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो लास्ट आर्टिकल है 1.8 आर्टिकल, तो उसमें आपको ये बहुत काम आएंगे। तो इसीलिए इसको याद करना और ये आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। आपको अगर ये यूनिट आते हैं बेस यूनिट, तो आप ड्राइव यूनिट इजीली ड्राइव कर सकते हैं। और अगर आपको ड्राइव यूनिट आते हैं ड्राइव यूनिट, तो फिर आप इजीली डिमेंशंस, जो आपका लास्ट आर्टिकल होगा, तो वो भी आएगा। तो ये एक आर्टिकल, उसका आप कह सकते हैं प्री रैक है डिमेंशंस। तो डिमेंशन उसी को आएंगी जिसको ये आते होंगे यूनिट्स। तो ये आपने इस पर फोकस करना है, इसको समझना है। आगे हैं ड्राइव यूनिट। तो ड्राइव यूनिट तो मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा 1 by 1, ईच एंड एवरी यूनिट जो आपका है वो ड्राइव करके दिखाया जाएगा इधर। तो आपको कुछ मैंने एग्जांपल्स यहाँ दिए हैं, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक चार्ज हैं। तो ये इधर उसके यूनिट दिए हैं, जैसे वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड, जिसे आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। आपका फोर्स का न्यूटन, फिर आगे अगर आप चलें वर्क का जॉल, तो प्रेशर का आपका वॉट, फिर आगे प्रेशर का पास्कल, पावर का वॉट, फिर आगे इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम। तो आए हम इस यूनिट्स को ड्राइव करते हैं। फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे आप वेलोसिटी से देखते हैं, वेलोसिटी v इज इक्वल टू d/t, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आपको जैसा कि मैंने बताया बेस यूनिट में जो आपकी लेंथ है वो मीटर में होती है, टाइम सेकंड में। तो यूनिट आ गया आपका मीटर पर सेकंड, ये आपका जो वहाँ लिखा हुआ, तो ये आ गया फर्स्ट वन। सेकंड है आपका एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का भी ऊपर आया आपका मीटर पर सेकंड, वो ऊपर लिख लिया। टाइम का सेकंड, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया आपका यूनिट। आगे बात करते हैं फोर्स की, F इक्वल टू एम में। तो मैस का यूनिट kg, एक्सेलरेशन का आपने अभी ड्राइव किया ms-2, तो ये बन गया kg ms-2, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में न्यूटन भी कहते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg ms-2, ये होता है। आगे आप चलें वर्क के ऊपर, तो वर्क होता है FD। तो इधर देखें आप, फोर्स का आपने अभी ड्राइव किया, ये देखें न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो ये आप न्यूटन मीटर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जौल भी कह सकते हैं। तो ये देखें यहाँ न्यूटन और जौल मैंने डायरेक्टली लिखे हुए हैं, जिसको मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया, न्यूटन कैसे आया और जौल कैसे आया। अब आगे चलते हैं पावर के ऊपर। तो पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, मींस W/T। तो वर्क आपका यूनिट अभी आपने ड्राइव किया जौल, टाइम का सेकंड, तो जौल पर सेकंड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप वॉट भी कह सकते हैं। तो ये आ गया आपका वॉट। आगे चलते हैं प्रेशर के ऊपर। प्रेशर आपका क्या है? प्रेशर है आपका फोर्स ऑन ए यूनिट एरिया, F/A। तो फोर्स का आपका न्यूटन, एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ, मींस आप उसको कह सकते हैं मीटर स्क्वायर। तो ये ऊपर जाके न्यूटन मीटर -2 ये आया, जिसको हम पास्कल भी कहते हैं, पास्कल। याद रखें, ये आपको मुझे पॉइंट बता रहा हूं कि जब कंप्लीट यूनिट लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। ये आगे आपका आएगा, तब आपको बताया जाएगा। ये थर्ड आर्टिकल में, आर्टिकल 1.3 में ये बात आपको बताई जाएगी कि कंप्लीट यूनिट को हमेशा फर्स्ट लेटर उसका स्मॉल होता है, स्मॉल लेटर्स लिखते हैं। आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज होता है Q = I/T। तो करंट का एम्पियर, टाइम का सेकंड, एम्पियर सेकंड, और वो इक्वल होता है कूलम के। तो ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू कूलम। लास्ट वन जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको मैंने ड्राइव किया, इलेक्ट्रिक चार्ज आपका निकला, आपने पढ़ा हुआ है करंट का बार, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है। अगर ये T डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके आपका मल्टीप्लाई होगा, I/T इज इक्वल टू Q, जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज बनता है। तो करंट का यूनिट एम्पियर, टाइम का सेकंड, एम्पियर सेकंड इज इक्वल टू कूलम, ये आपका ड्राइव यूनिट हो गया। तो यहाँ से ऐसे आपने ड्राइव किया, तो ये आपको ईच एंड एवरी स्टेप वो आपको आना चाहिए, ड्राइव करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं भी याद रहता तो आप इस तरह ड्राइव कर सकते हैं फॉर्मूले से। अब आ जाए लास्ट वन,
सप्लीमेंट्री यूनिट के ऊपर। बेस यूनिट और ड्राई यूनिट तो आप पढ़ चुके हैं, अब आए आप सप्लीमेंट्री, जो नई चीज़ है आपके लिए और इसको आपने ध्यान से समझना है। सप्लीमेंट्री यूनिट बेसिकली बनाएगी, बेसिक उसका पर्पस था ज्योमेट्रिकल, प्योर ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ के लिए। मींस जो सर्कुलर बॉडीज़ हैं वहाँ आपने कौन से यूनिट इंप्लीमेंट करने हैं, वहाँ आपने सप्लीमेंट्री यूनिट इंप्लीमेंट करने हैं प्योर ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ के लिए। और इसमें अभी आपके 2 यूनिट्स हैं, रेडियन एंड स्टीरेडियन। सप्लीमेंट्री यूनिट में रेडियन एंड स्टीरेडियन। अब 1 बाय 1 इनको डिफ़ाइन करते हैं। रेडियन कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं और स्टीरेडियन हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इधर ही मैं आपको 2 डिफरेंस बता के फिर आगे चलता हूँ, फिर उनकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करता हूँ। याद रखें कि रेडियन आपका 2 डायमेंशनल एंगल है, 2D है, और स्टीरेडियन आपका 3 डायमेंशनल है। फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया दोनों में। सेकंड डिफरेंस क्या है, रेडियन आपका प्लेन एंगल है, रेडियन प्लेन एंगल है आपका, और स्टीरेडियन आपका सॉलिड एंगल है। ये सेकंड डिफरेंस हो गया आपका। अब आपको फर्दर डिफरेंस में रेडियन को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन, और स्टीरेडियन को कैसे कर सकता हूँ, ये आपको डेफिनेशन और डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। ये आया आपका रेडियन। तो रेडियन क्या है, जैसा कि आपको पहले बताया, रेडियन इज अ प्लेन एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ ए सर्कल। ये आपको मैं उधर एक्सप्लेन करता हूँ साथ साथ इसकी डेफिनेशन, क्योंकि आपको ऐसे क्लियर नहीं होगी, क्योंकि आपने बुक रीडिंग नहीं करनी, आपने डेफिनेशन को समझना है। जैसा कि आप ये देखें, ये एक सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, ये उसका रेडियस है, ये रेडियस है, ये एक रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो उसने कहा रेडियन इज अ प्लेन एंगल बिटवीन 2 रेडियाई, कि ये रेडियन जो है वो 2 रेडियस के दरमियान है, 2 रेडियाई के इन बिटवीन है। ये देखें वो बिटवीन 2 रेडियाई, तो ये 2 रेडियाई मैंने शो करवाया आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। अब आगे वर्ड उसने क्या लिखा हुआ, विच कट द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, जो सर्कमफेरेंस को काटे। किस तरह काटे वो देखें। सर्कमफेरेंस किसे कहते हैं, जैसे ये देखें, किसी भी सर्कल की बाउंड्री को आप सर्कमफेरेंस कहते हैं, तो ये आपकी सर्कमफेरेंस है। अब आप उसने कहा है कि सर्कमफेरेंस को इस तरह काटें, इस तरह काटें कि उसकी जो सर्कमफेरेंस की लेंथ है वो रेडियस के इक्वल हो जाए। ये देखें, जैसे ये है सर्कमफेरेंस, मैंने इसको काटना है, तो अब ये देखिए मैं इस तरह काटने लगा हूं, यहां से लेके यहां तक मैंने काट दिया। तो ये जो मैंने काटा पार्ट, यहां से लेके यहां तक मैंने काटा इसको, तो ये पार्ट क्या बन जाएगा, यहां से लेके यहां तक, इसे कहा जाएगा आर्क। यहां से फिर आर्क की डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो जाएगी। पार्ट ऑफ ए सर्कमफेरेंस इज नोन एज आर्क। सर्कमफेरेंस के पार्ट को हम आर्क कहते हैं। तो ये आपका आर्क आ गया। तो यहां से आपको डेफिनेशन आप क्लियर होगी। रेडियन इज अ प्लेन एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ ए सर्कल विच कट ऑफ ऑन द सर्कमफेरेंस, जो सर्कमफेरेंस को काटे। किस तरह काटे, इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस, जो रेडियस के इक्वल हो जाए। आपको इधर एक क्वेश्चन बनता है कि आप ये भी कह सकते थे, सर आपने कहा रेडियन जो है वो 2 रेडियाई के इन बिटवीन है, आपने ये 2 रेडियस, एक इधर और एक इधर कहीं क्यों नहीं लिया। ये देखें, एक रेडियस इधर, ये भी तो रेडियस है, तो आपने इधर क्यों नहीं लिया, आपने लाइन इधर क्यों ली है। तो इसका आंसर ये बताना चाह रहा हूं आपको कि आपने इस तरह रेडियन लेना है और सर्कमफेरेंस को भी ऐसे काटना है। अब ये देखें, ये जो आपने काटा, तो ये आपके पास पार्ट आ गया यहां से लेके यहां तक। तो ये देखें, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल हो गए। ये भी आपका आर है, ये भी आर है। तो तब आपका जो इसके दरमियान एंगल बनेगा उसे कहा जाएगा रेडियन। रेडियन को शॉर्ट फॉर्म में RAD लिखा जाता है, रेडियन। तो इसके इन बिटवीन जो आपका एंगल बनेगा उसे कहा जाएगा रेडियन। और यहाँ से एक आपको एडिशनल आपको एक बात आपके साथ शेयर कर दूं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3
3 डिग्री इसके इक्वल होता है। ये आपको MCQs भी आ सकते हैं। ये आप चैप्टर नंबर 5 में फर्स्ट आर्टिकल है आपका 5.1, वहाँ लास्ट पे लिखा हुआ ये बात, तो ये वहाँ भी आप बात पढ़ सकते हैं, ये आगे भी आएगी और यहाँ से भी आपको MCQs आ सकते हैं और एडिशनल MCQs को चेंज करके इस तरह भी पूछा जा सकता है 1 रेडियन इतने डिग्री के इक्वल है, तो मुझे बता दें 100 रेडियन किसके इक्वल है। तो आपने सिंपली, ये आपको एंट्री टेस्ट में भी पूछा जा सकता है, ये सिंपल आपको क्लास प्रैक्टिस में भी पूछा जा सकता है, आपके टेस्ट में भी आ सकता है, बोर्ड में भी आ सकता है। तो आपने सिंपल इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, उतने डिग्री हो जाएंगे आपके। तो ये ऐसे MCQs भी आते हैं फिज़िक्स में। ये आपके टू द पॉइंट बुक वाले MCQs हरगिज़ नहीं आते हैं। फिज़िक्स में जो टफ़ बच्चों को लगते हैं वो MCQs ही लगते हैं। तो यहाँ से आपने एडिशनल चीज़ें नोट करते जाना है, इससे आपको MCQs में हेल्प होगी। आगे लास्ट पॉइंट जो है आपका वो है स्टी रेडियन के ऊपर। स्टी रेडियन के ऊपर, तो स्टी रेडियन जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि रेडियन आपका प्लेन एंगल है और आपका स्टी रेडियन सॉलिड एंगल है। और दूसरी बात भी आपको बताई थी, स्टी रेडियन आपका 3 डायमेंशनल एंगल है। तो यहाँ से डेफिनेशन को ये देखें, स्टी रेडियन इज अ सॉलिड एंगल। ये क्लियर होगी बात। 3 डायमेंशनल एंगल, 3 डायमेंशनल आपको ये भी मैं क्लियर कर दूं, मे भी आपको ना पता हो। 2D डायमेंशनल किसे कहा जाता है, 2D किसे कहा जाता है। अगर बात आप करें x एक्सिस और y एक्सिस में, बस x और y में, तो आपका ये 2D हो जाएगा। अगर आप बात करें x, y और z एक्सिस की भी, तो ये हो जाएगा 3D में। 2D को आप प्लेन कहते हैं, 3D को स्पेस कहा जाता है। तो ये एक एडिशनल चीज़ है आपके लिए। 3 डायमेंशनल एंगल सबटेंडेड एट दी सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब आपको ये बात समझाने के लिए मैं एक एक्टिविटी आपको करवा के फिर बताता हूँ। तो उसके लिए मैंने पेज लिया है, कौन तो आप सब ने खाई होगी। तो ये इस डेफिनेशन को, इस शेप को, इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए ये मैं काम करने लगा हूँ। तो कौन की ये शेप मैं बनाने लगा हूँ। ये देखें यहाँ, ये एक कौन की शेप है। अब ये देखें उसने करना क्या है। अपनी 3 डायमेंशनल व्यू मैंने दिखाना था आपको, इसके लिए ये काम कर रहा हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि इधर आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन करूँ। तो ये देखें, ये आपका फॉर एग्जांपल एक सरफेस है जिसे आप स्फीयर भी कह सकते हैं, स्फीरिकल शेप है। अब आपने इसको, उसने कहा 3 डायमेंशनल एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो ये स्फीयर है, अगर उसका सेंटर है आपका ये, तो अब आपने इसको इसके सेंटर में अगर रखें तो ये शेप इस तरह कुछ आएगी। तो ये 3 डायमेंशनल अगर व्यू आप देखना चाहें तो आप इधर से देख सकते हैं इसको। तो ये शेप आपको ऐसी नजर आएगी ऊपर से, अगर आप इस साइड से देखें, इधर ये व्यू देखें, क्योंकि 3 डायमेंशनल व्यू देखना है आपने। तो ये जो शेप बन रही है इधर, ये आपको व्यू दिखाना चाह रहा हूं। ये जो व्यू है आपका, और स्टी रेडियन आपका इसके इनसाइड एंगल बनना है, इसके अंदर ये शेप, ये शेप। वो आपको जो पहली डायग्राम दिखाई गई थी वो 2 डायमेंशनल थी, ये आपका 3 डायमेंशनल 3D व्यू। तो वो दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूं ये। अब ये देखें, ये कुछ अगर मैं इसको इसके सेंटर में रखूं तो ये 3 डायमेंशनल व्यू कैसा बनेगा वो देखें। तो ये कुछ ऐसी शेप बन जाएगी। ये जैसे आप देखें फुटबॉल का पैच है, फुटबॉल कैसे बनता है, उसका पैच अगर आप नोट करें तो पैच कुछ ऐसा होता है। इस शेप का, और इन्हीं पैचेस को अगर आप मिलाते जाएं तो पूरा फुटबॉल सर्कुलर स्फीयर शेप का बनता है। अब ये देखें, मैं एक सेकंड पैच यूज करूं, फॉर एग्जांपल ये इसके साथ मिला दिया तो ये शेप बन गई। अगर थर्ड पैच बनाता हूं तो वो इसके ऊपर मैं कहीं लगा दूं ऐसे, तो ये फुटबॉल की शेप नहीं बनती जाएगी। मैं फोर्थ पैच यूज करूं इधर कहीं ऐसे, तो ये देखें एक आपको शेप नजर आना शुरू हो जाएगी फुटबॉल की, तो ये ऐसे सर्कुलर शेप में आ जाएगा। इसी तरह ये आपको 3 डायमेंशनल व्यू मैं इधर दिखाना चाह रहा हूं, वो देखें। तो ये भी आपका रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है। इस स्फीयर में जो ये रेडियस होगा, इसका एरिया वो क्या होगा, वो आपका इस रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर।
और स्फीयर के एरिया को कहा जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, सिंपल वर्ड में। अब आप 2 डायमेंशन की बात करें तो वो तो सिंपल आप कह सकते हैं कि लेंथ इंटू वेट मीन्स मीटर स्क्वायर। जब आप 3 डायमेंशन की बात करें तो वो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। तो ये आपका इस तरह आप डेफिनेशन के ऊपर आए। स्टी रेडियन इज अ सॉलिड एंगल, 3 डायमेंशनल एंगल, ये तो आपको क्लियर होगा। सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जिसको आपने स्फीयर के सेंटर में रखना है, जो आपको मैंने रखे दिखाया वो आपने रख लिया। आगे पढ़ते हैं इधर से। बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस, जो उसका एरिया बनेगा वो क्या होगा, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। जैसा कि आपको मैंने इधर बताया, जो ये एरिया बनेगा वो किसके इक्वल होगा, रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होगा। और स्टी रेडियन को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं एस आर। ये देखें स्टी रेडियन है, स्टी का एस हो जाएगा, स्टी का एस और रेडियन का आर, तो एस आर ये आपका स्टी रेडियन को फिर एस आर से शो किया जाता है जो इसके अंदर होगा। तो ये था आपका आर्टिकल नंबर 1.3। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ तो नीचे आप कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। और आज के लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।